हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये वीडियो सेट नंबर 2 है। इसके पहले 3 दिन पहले वीडियो सेट नंबर 1 आया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखें जो इस चैनल पर अपलोड किए गए जून जुलाई अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो प्रोवाइड किया जाता है आपको 10 डेज़ पे, जो मंथ के 3 वीडियोस होते हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए। तो ये वीडियोस आपके लिए है आरआरबी पीओ मेंस, असिस्टेंट मेंस और साथ साथ आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी, क्योंकि बैक टू बैक लास्ट सितंबर से लेके अक्टूबर सेकेंड वीक तक तीनों एग्ज़ाम्स चलेंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी पीओ असिस्टेंट मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which South Asian country achieved best rank in World Economic Forum's Global Gender Gap Index 2024 ग्लोबल रैंकिंग? तो कौन सा साउथ एशियन कंट्री सबसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें बेस्ट रैंकिंग पे अचीव किया है? वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या रैंकिंग मिली है? 99। तो 99 रैंकिंग मिली। भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो भारत की रैंकिंग है 129। जस्ट इमेजिन, भारत की इतनी ख़राब रैंकिंग है कि बांग्लादेश से भी नीचे रैंकिंग दिया गया, क्योंकि कुछ वर्ल्ड लेवल पे ऐसे रैंकिंग्स होते हैं जो कि बायस्ड होते हैं। तो खैर, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। इंडिया की रैंकिंग है 129। सबसे जो बेस्ट रैंकिंग दिया गया है साउथ एशियन कंट्री में बांग्लादेश को। श्रीलंका की रैंकिंग क्या है? 122। नेपाल की रैंकिंग क्या है? 117। भूटान की रैंकिंग क्या है? भूटान की रैंकिंग है 124। ठीक है, तो सभी को इंडिया से ऊपर रैंक दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। ये 5 शीर्ष देश हैं। बॉटम 3 कौन कौन है? सूडान 146 रैंक, पाकिस्तान 145 रैंक और चैड 144 रैंक। बॉटम 3 भी आपको याद रखना है, टॉप 5 याद रखना है ग्लोबली। और इंडिया के रैंक के साथ जो साउथ एशियन कंट्री, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके रैंकिंग आपको याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क में इसी से सवाल पूछा था कि इंडिया से बेहतर रैंकिंग किस देश का है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसके प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। बॉर्ज ब्रेंडे इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोंजी स्विट्ज़रलैंड में। कोलोंजी स्विट्ज़रलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1971, 1971 में ही बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में। इसको भी आपको स्टैटिक फॉर्म से याद रखना। अभी बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट का जो चेंजेस हुआ है, तो ये भी एज ए स्टैटिक पूछ सकता है कि बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में। और 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, जो उसमें बहुत जो बेस्ट क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड किया गया है। आप जो भी सोर्स से पढ़ते हैं आप रिविज़न ज़रूर कीजिए इस चैनल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AIU नेम्ड क्रेटर्स ऑफ विच प्लैनेट सैटेलाइट एज लाल, मुरसान एंड हिल्सा। तो कौन से ग्रह उपग्रह के क्रेटर्स का नाम रखा गया लाल, मुरसान और हिल्सा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्स। मंगल ग्रह के जो क्रेटर्स है इनका नाम रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। नॉमेनक्लेचर होता है तो क्रेटर्स और सैटेलाइट्स का नाम रखा जाता है। तो इसका नाम रखा गया लाल, मुरसान और हिल्सा। तो लाल किसके नाम पे है? देवेंद्र लाल, जो कि एक फिजिसिस्ट थे भारत के। सबसे बड़ा क्रेटर यही है। मुरसान, मुरसान एक हाथरस टाउन में है उत्तर प्रदेश में, ज़िला वहाँ। हिल्सा कहाँ है? ये नालंदा बिहार में है। तो ये तीनों नाम रखे गए हैं मार्स पे जो क्रेटर्स है उसके नाम पे, बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है, एज पर सिप्री ईयरबुक स्टॉकहोल्म पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फुल फॉर्म है सिप्री ईयरबुक, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम वारहेड्स न्यूक्लियर वेपन्स एज ऑफ नाउ 2024, 2024 तक किस देश का सबसे ज़्यादा वारहेड्स न्यूक्लियर वेपन्स है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। रशिया का सबसे ज़्यादा 5580। ठीक है, सेकंड नंबर पे है USA 5044, थर्ड नंबर पे चाइना 500, फोर्थ नंबर पे फ्रांस 290, फिफ्थ नंबर पे UK 225 और भारत, भारत के पास कितना है? 172। इंडिया रिप्लेस्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास है 170।
तो इंडिया ने पाकिस्तान को रिप्लेस किया है 5वें पे, यूनाइटेड किंगडम, भारत 6ठे रैंकिंग पे है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया इज ऑन 6th रैंक हैविंग द वॉरहेड्स एंड टोटल न्यूक्लियर वेपन्स एज ऑफ 2024। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है ICAN का। ICAN क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ICAN ने ये जारी किया है कि ग्लोबल न्यूक्लियर स्पेंडिंग्स में जो इंक्रीज़ हुआ है दुनिया भर में 13% का इंक्रीमेंट हुआ है। यूएसए इसमें शीर्ष पर है। मतलब कि यूएसए न्यूक्लियर स्पेंडिंग में सबसे ज़्यादा खर्च करता है, $11.8 बिलियन, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस। तो न्यूक्लियर स्पेंडिंग जो दुनिया भर में उसमें बढ़ती हुई है 13% की। सबसे ज़्यादा जो खर्च करता है यूएसए खर्च करता है, ये भी आपको याद रखना है। सिप्री इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोल्म। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वॉन विच कैटेगरी अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 हेल्ड इन लंदन। तो सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स जारी किया गया, मतलब हुआ लंदन में। तो रिजर्व बैंक को किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर। लास्ट ईयर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था 2023 में। तो इस बार किसको दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर? ये दिया गया एंड्री फिशनी को। एंड्री, माफ़ कीजिए, PYSHNY, पिशनी, एंड्री पिशनी, जो कि नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के गवर्नर हैं। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर ये दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील को। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील को अवार्ड दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर एंड्री पिशनी को दिया गया, जो कि बैंक ऑफ यूक्रेन के हैं। और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है, रिसेंटली लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ड इन विच सिटी वाज इन न्यूज़ फॉर डेवलपमेंट एंड रिनोवेशन के लिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी चर्चा में था। तो ये किस शहर में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी का है एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका भी डेवलपमेंट होगा, जिसका फिनेंशियल आउटले कितना है? 2870 करोड़। इससे भी सवाल बन सकते हैं। और इसका जो एरिया रहेगा 75,000 स्क्वायर मीटर। नागपुर में कौन सा एयरपोर्ट है? BR अम्बेडकर के नाम पे एयरपोर्ट है। पटना में जयप्रकाश नारायण के नाम पे एयरपोर्ट है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एयरपोर्ट है। ठीक उसी तरह जो भी एयरपोर्ट होते हैं वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम पे रहता है। नेक्स्ट है, एज पर इलेक्शन कमीशन डेटा विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रजिस्टर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो सवाल का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज़्यादा मतलब वोटर्स ने वोट किए, वोटर टर्नआउट जिसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो वोटिंग हुई वो हुई 84.16%। 84.16% सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में वोटर टर्नआउट्स हुआ। दूसरे नंबर पे है असम 81.56। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। लक्षद्वीप सबसे नंबर 1 पे हाईएस्ट परसेंटेज वोटर टर्नआउट्स हुआ। दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, पाँचवें नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, 5 आपको याद रखने हैं। ओवरऑल जो इंडिया में ओवरऑल पूरे 7 फेज़ में इलेक्शंस हुए, इसमें जो वोटर टर्नआउट्स कितना हुआ? वो हुआ 65.79। मतलब कि जो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया में, उसका सिर्फ 65.79% ने वोट किया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 65.79% ने वोट किया इस बार लोकसभा इलेक्शंस में। सबसे लोएस्ट कहाँ वोटिंग हुआ? बिहार में 56.19%, उत्तर प्रदेश में 56.92%, सेकेंड लोएस्ट, एंड थर्ड लोएस्ट मिज़ोरम में। तो लास्ट 3 के आपको याद रखना है, बिहार, यूपी एंड मिज़ोरम। और टॉप 5 आपको याद रखना, लक्षद्वीप, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश एंड 5th पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, एज पर UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
इंडियस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो डिक्लाइन टू व्हाट परसेंटेज 2023। तो भारत का जो एफडीआई है ये डिक्लाइन होके कितना प्रतिशत हुआ पिछले साल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 43%। 43%। तो इंडिया का जो एफडीआई ड्रॉप हुआ ये 49 बिलियन से कितना हुआ 28 बिलियन, 28 बिलियन डॉलर पे आके गिरा 49 बिलियन डॉलर से। तो इसमें ड्रिप कितना हुआ परसेंटेज का 43%। ठीक है, भारत का जो इसमें ओवरऑल रैंकिंग है एफडीआई रेसिपिएंट में ये कितना रैंकिंग है 15th रैंक। तो दुनिया भर में भारत 15वें रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इनफ्लो में दुनिया भर में भारत 15वें रैंकिंग पे है। अगर हम बात करें टॉप 5 नेशन तो वो है यूएसए है, चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग और 5th पे है ब्राज़ील। तो ये 5 टॉप कंट्री है जहां एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा है। यूएसए, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग और ब्राज़ील। भारत की रैंकिंग है इसमें 15। ड्रॉप कितना हुआ है 43%। ठीक है, ड्रॉप हो का जो वैल्यूएशन है वो कितना है 28 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है द टारगेट ईयर ऑफ भारत 6G अलायंस B6G है टू डिप्लॉय 6G टेक्नोलॉजीज इन इंडिया इज व्हाट? तो भारत 6G अलायंस का टारगेट ईयर जो 6G डिप्लॉयमेंट करना है दुनिया मतलब भारत भर में, इसका क्या है टारगेट ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2030, 2030 तक 6G को डिप्लॉय करना है। भारत 6G अलायंस जो कि जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 6G फ्लैगशिप ऑफ फिनलैंड ओलो यूनिवर्सिटी फॉर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए फिनलैंड के ओलो यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है 6G फ्लैगशिप के लिए। नेक्स्ट है रिसेंटली इन जून गवर्नमेंट लॉन्च्ड थीम 1 वीक 1 थीम कैंपेन रिलेटेड टू। तो 1 वीक 1 थीम कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का जो प्रोग्रेस हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी में उसके लिए मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया 1 वीक 1 थीम कैंपेन। तो इसका आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एज पर यूनाइटेड नेशंस डेटा ऑन वुमेन इन डिप्लोमेसी विच कंट्री इज ऑन टॉप लिस्ट फॉर हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है पार्लियामेंट में इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है एज पर यूएन डेटा ऑन वुमेन इन डिप्लोमेसी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका आंसर होगा फिनलैंड। 24 जून को जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व किया जाता है 24 जून को। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है महिलाओं का पार्लियामेंट में, वो कितना है 63.2%, 63.22%। सेकेंड नंबर पर है निकारागुआ 62.5%। ठीक है, थर्ड पे है लिचेंस्टीन जो कि यूरोपियन कंट्री है, थर्ड रैंक पे ये है। इंडिया में जो परसेंटेज है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट तो वो है 6.5%। नेक्स्ट विच कंट्री विल होस्ट द 2025 G7 लीडर्स समिट। तो नेक्स्ट ईयर का G7 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। आपसे ये नहीं पूछा है कि इस बार किसने होस्ट किया, सबको पता है इस बार होस्ट हुआ है इटली में। इस बार का G7 होस्ट किया गया इटली के द्वारा। इटली में कहाँ हुआ? सिटी ऑफ फैसानो, इटली, बोर्गो इग्नाजिया में। बोर्गो इग्नाजिया वहाँ का एक बड़ा होटल है, वहाँ इवेंट हुआ जैसे भारत में हुआ था G20 भारत मंडपम में। तो ये जो G7 हुआ था बोर्गो इग्नाजिया में इटली में हुआ था। कौन कौन से देश हैं G7 में? कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, इटली है, यूके है और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये 7 संगठन है G7 ग्रुप ऑफ 7। नेक्स्ट है रिसेंटली सुपर डॉट मनी ऐप एंड यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर ऐप लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो सुपर डॉट मनी ऐप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सर्विस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है सुपर डॉट मनी ऐप। नेक्स्ट है
who was appointed as the convener of GOM, Group of Ministers for the reconstituted GST rate rationalization panel। तो GST रेट का जो रेशनलाइजेशन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, उस पैनल में कौन कन्वेनर के रूप में अपॉइंट हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अभी वाइस चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वाइस चीफ मिनिस्टर है बिहार के। और इसमें कुल, इस पैनल में कुल कितने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं? टोटल 7 मिनिस्टर्स होते हैं। टोटल 7 मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है। टोटल 7 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर इन जीएसटी पैनल फॉर रेट रेशनलाइजेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। नेक्स्ट है, एज पर ब्रांड्स फिनेंस इंडिया 100 2024, ब्रांड फिनेंस जो इंडिया का 100 लिस्ट जारी किया है, विच कंपनी इज ऑन नंबर 1 पोजिशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन है इंडिया का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है? इन्फोसिस। इन्फोसिस नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है HDFC, नंबर 4 पे LIC एंड नंबर 5 पे है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, टाटा ग्रुप नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इन्फोसिस, नंबर 3 पे HDFC, नंबर 4 पे LIC, नंबर 5 पे रिलायंस इंडस्ट्री। अगर बात करें टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड का, तो नंबर 1 पे है ताज जो कि टाटा ग्रुप का ही, नंबर 2 पे अमूल, नंबर 3 पे है LIC, नंबर 4 पे ब्रिटानिया, नंबर 5 पे है SBI। ठीक है, टाटा ग्रुप के कौन है चेयरमैन, चेयरपर्सन? नटराजन चंद्रशेखरन। इन्फोसिस के कौन है? नंदन नीलकनी। HDFC के ग्रुप के कौन है चेयरपर्सन? अतानु चक्रवर्ती। LIC के हैं सिद्धार्थ मोहंती। रिलायंस इंडस्ट्री के हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेट ऑफ फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV सुसाइड ड्रोन्स नागास्त्र 1, जिसको इंडियन आर्मी को सौंपा गया? तो नागास्त्र 1 जो कि एक सुसाइड ड्रोन है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका वजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 किलोग्राम। 9 kg इसका वजन है। इसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। दिस इज़ अ मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स हैविंग अ लूप रेंज ऑफ 15 किलोमीटर एंड मोड रेंज ऑफ 30 किलोमीटर। तो ये इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। नागास्त्र 1 इसका नाम है। आपसे एग्जाम में या फिर नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर वेट पूछा जा सकता है, या फिर इसका रेंज पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एज पर डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम हॉस्पिटल्स गेट डैश अमाउंट पर पेशेंट फॉर डिजिटाइजिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड एंड लिंकिंग इट विथ आभा आईडी। आयुष्मान भारत हेल्थ आईडीज, ठीक है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ आईडीज के लिंक करने के लिए, हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए हॉस्पिटल्स को पर पेशेंट कितना अमाउंट मिलेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ₹20। ₹20 आयुष्मान भारत के अनुसार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अकॉर्डिंग ₹20 मिलेगा हॉस्पिटल्स को पर पेशेंट फॉर डिजिटाइजिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड एंड लिंकिंग विथ आभा आईडीज। आयुष्मान भारत हेल्थ आईडीज से NHA नेशनल हेल्थ एसोसिएशन लॉन्च्ड DHIES डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम 2023 में जारी किया गया। गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया जून 2025 तक। इसका डेडलाइन था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है 2025 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। तो पर पेशेंट हॉस्पिटल को इतना मिलेगा ₹20। नेक्स्ट है, व्हाट डज F स्टैंड्स फॉर NFIES। NFIES में F क्या रिप्रेजेंट करता है? विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, फार्मिंग, फिनेंशियल, फिल्म या फिर फॉरेंसिक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरेंसिक। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, जिसका फिनेंशियल आउटले है 2,254.43 करोड़, और इसका टाइम पीरियड है 2024 से 2028-29 तक। 2024-25 वित्त वर्ष से 2028-29 वित्त वर्ष। NFIES क्या है? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। तो इसमें F क्या है? फॉरेंसिक। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड द VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7,443 करोड़
7453 करोड़ फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्ट के लिए जो VGF है, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। नेक्स्ट है, इन जून 2024 एक्सिस बैंक एक्वायर्ड एडिशनल स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जो और एडिशनल स्टेक लिया है एक्सिस बैंक ने, कितने अमाउंट का? इसका आंसर है ऑप्शन बी 336 करोड़, 336 करोड़। इसके साथ साथ जो एक्सिस बैंक का स्टेक हो गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, वो हो गया 19.99%। ठीक है, 19.99%। और जो रेस्ट है 80.01, वो है किसका? वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेक है, हिस्सेदारी है। एक्सिस का हिस्सेदारी कितना? 19.99%, जिसको अभी बढ़ाया था, अभी मतलब और एडिशनल स्टेक खरीदा 336 करोड़ में। नेक्स्ट है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अनाउंस्ड 3 क्रिमिनल लॉज विच इज़ नॉट अमंग देम। तो 3 नए क्रिमिनल कानून को ये किया है, इनेक्ट किया है, 3 नए क्रिमिनल कानून को। कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय महिला सुरक्षा। बाकी 3 है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय सक्ष अधिनियम। तो भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस किया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माफ़ कीजिए, इंडियन पेनल कोड को, आईपीसी 1860, ये सब ब्रिटिश एरा से ही है। इंडियन पेनल कोड 1860 से। भारतीय नागरिक सुरक्षा किसको रिप्लेस किया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 को। भारतीय सक्ष अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसको रिप्लेस किया, IEA। तो ये 3 नए कानून को पारित किया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय सक्ष अधिनियम, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस विद द होम मिनिस्ट्री। तो इस दोनों मंत्रालय ने इसको अमेंड इनेक्ट किया है। नेक्स्ट है, विच बैंक वन अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना फॉर फिजिकल ईयर 23-24 बाय PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PFRDA ने किस बैंक को अवार्ड किया अटल पेंशन योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया। तो अटल पेंशन योजना की बात करें तो मिनिमम पेंशन मिलता है या फिर 1000 या 2000 या 3000 या फिर 4000 या फिर 5000 पर मंथ मिलता है एट द एज ऑफ 60, 60 वर्ष पूरा करने पे। इसका जो सब्सक्रिप्शन लिमिट है, एज इज़ 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मतलब कि 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए इसमें एनरोल करने के लिए, अटल पेंशन योजना में एनरोल करने के लिए। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है MD CEO? MR कुमार। और इसका टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये था आपका RRB PO क्लर्क मेंस, IUPS क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स वीडियो सेट नंबर 2। फर्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, सिर्फ आप लोग 10 और 15 सेकंड के लिए देखते हैं, बाकी बकवास वीडियो देखते हैं आप लोग। क्या कट ऑफ रहेगा, क्या करें लास्ट के 3 दिन में, 4 दिन में, सब बेकार की वीडियो हैं। आप वीडियो देखो और आपको पता चलेगा मेंस एग्ज़ाम के दिन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।